हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विषय हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ब अर्थात सेट बी 2023 का प्री बोर्ड का प्रैक्टिस के लिए। तो यही आपका पेपर आता है, तो आपको अच्छे से देखना है और याद कर लेना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निर्देश आपको पढ़ लेने हैं। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है, ये अभी आप प्रश्न देख लीजिए। हम सारे के सारे उत्तर आपको बता रहे हैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है। ये अभी हम टिक करते भी चल रहे हैं, तो आपको यहाँ से भी देख लेना है और आगे मिला लेना है आंसर से। तो जो पहला प्रश्न प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता 1943 से माना जाता, आपको याद रखना है इसकी डेट। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। तो कृष्ण की संगति में भी रहते थे, साथ में भी रहते थे, फिर भी उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, वो थे उद्धव, ठीक है। अगला है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ठीक है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा भरत मुनि की है, आपको याद रखना है। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो इन स्वयं प्रकाश जी की जो पत्रिका थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम आपको देख लेना है, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वसुधा, ठीक है। नेक्स्ट है जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छठवें का माता का अंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है। तो माता का अंचल बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति इस पाठ में हुई है, आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खाली स्थान। तो खाली स्थान जैसे कि पहला खाली स्थान है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो आपको ये तीन ऑप्शन दिए हैं, बालकांड, अयोध्याकांड और सुंदरकांड। तो सुंदरकांड का तो है नहीं, अब बालकांड और अयोध्याकांड में किस कांड का है आपको ये समझना है। तो जल्दी से आप बिल्कुल इसको सोचिए और आंसर आप देख लीजिए। तो आपका आंसर आपने सही सोचा है, बिल्कुल राइट, सही सोचा है, बालकांड ही इसका आंसर है। 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में 15 वर्ष की आयु में छपने लगी थी। जब वो 15 वर्ष के थे तब उनकी पत्र पत्रिकाओं में रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं छपने लगी थी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पर, और रचना के आधार पर 3 होते हैं, आपको याद रखना। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। गंतोक से खाली स्थान किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। तो 149 किलोमीटर की दूरी पर था, आपको याद रखना, आपकी बुक का है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे खाली स्थान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बना करके लिखना है। तो सही जोड़ी में स्तंभ आ है, स्तंभ बा है, इसको देखना है। नागार्जुन की जो मैचिंग है वो आधुनिक कबीर हैं। तो नागार्जुन की मैचिंग चली जाएगी आधुनिक कबीर में, ठीक है। नागार्जुन को आधुनिक कबीर माना जाता है। मेघ आए बंठन के में अलंकार है। अब देखो मेघ मतलब होता है बादल बंठन के कैसे आ जाएंगे? मतलब बादल की मनुष्य जैसी तुलना कर दी गई है, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। दूसरे का हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। तीसरा है कहानी के तत्व। तो आपको पता है कि 6 तत्व होते हैं, ठीक है, तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है एहतियात मतलब होता है सावधानी, तो सावधानी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गले का हार। तो गले का हार मतलब बहुत प्रिय, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है प्रेयर व्हील। तो प्रेयर व्हील क्या है? एक व्हील मतलब चक्र होता है, पहिया होता है, तो एक धर्म चक्र आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हील मतलब अंग्रेजी का शब्द है और प्रेयर मतलब प्रार्थना होता है, तो प्रार्थना का चक्र एक धर्म चक्र होता है, आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो जल्दी सोचिए, आंसर आपका बिल्कुल सही होने वाला होता है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही सोचते हैं, आपका आंसर सही है। जो कवि निराला जी हैं उन्होंने बादलों की तुलना काले घुंघराले बालों से की है, काले घुंघराले बालों से। तो आपका आंसर अभी हम आपको वीडियो के एंड में बिल्कुल लिखे हुए आंसर दिखाने वाले हैं, आप स्किप नहीं कीजिए। गणों की संख्या कितनी होती है? तो गण जो होते हैं वो 8 होते हैं। यमाता राजभान सलगा, ठीक है। तो यमाता राजभान सलगा से आप इसको समझ सकते हैं, यमाता राजभान सलगा, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो या से यगण, मा से मगड़, ठीक है, रा से रगड़, ऐसे गण होते हैं 8। तो गणों की संख्या 8 हो जाएगी, आपको 8 लिख देना है, उत्तर आपको 1 में 1 नंबर मिल जाएगा।
नेक्स्ट, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो रसोई को भटियार खाना कहते थे, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आप सब जानते हैं कि इसको संधि कहते हैं। मूर्खों में अल्पज्ञ की महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो अंधों में काना राजा, ठीक है, अंधों में काना राजा इसका आंसर हो जाएगा। माता का अंचल, कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? तो आपको पता है कि पिसी हुई हल्दी लगाई थी, ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे आपके। वेरी वेल, वेरी वेल, आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है, आप सही कर रहे हो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सत्यासत्य क्या है। ये संगीतकार की आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है। तो संगीतकार की आवाज में हिचक साफ सुनाई देती है क्या? तो ये आपका सत्य हो जाएगा, हाँ सुनाई देती है। नेक्स्ट, जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, अलौकिक आश्चर्य का, तो वहां बीभत्स रस होता है। ये गलत हो गया क्योंकि वहां बीभत्स नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज नहीं करता है। ये भी असत्य है। संस्कृत व्यक्ति क्यों नहीं करता है? करता है, ठीक है। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, सही है ये। नेक्स्ट है, भोलानाथ का अधिकतर समय उनकी मैया की सानिध्य में गुजरता था, तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, तो ये सही है। नेक्स्ट, रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 6 आपके सत्य थे, 3 सत्य हैं, 3 असत्य हैं। आपको समझ लेना है कि दूसरा तीसरा असत्य है और 5वां असत्य है, बाकी 3 पहला और चौथा और 6वां सत्य हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर है, रीतिकालीन काव्य की दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखना है, तो इनके आंसर हम बताने वाले हैं। एक एक आंसर बताएंगे, अथवा का नहीं बताएंगे, या अथवा का बताएंगे तो उसका पहले वाला नहीं बताएंगे। तो आपको बिल्कुल आंसर देखना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, दोहा छंद है, अगला 12वें क्वेश्चन है, गद्य की प्रमुख गौण विधाओं के नाम लिखना है, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चन हैं और इसमें हम आपको 17 क्वेश्चन के आंसर बताने वाले हैं। 18वें का आपको खुद से संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, 19वीं की खुद से संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, और इसमें समय के सदुपयोग पर एक अनुच्छेद लिखना है, या विज्ञापन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आपको लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट में ये आंसर रहेंगे। फिर आपकी जो एप्लीकेशन है और ये निबंध है, ये आपको अपने मन से लिखना है। और यदि आपको ये निबंध और एप्लीकेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम आंसर्स के साथ स्क्रीन पर। चलिए स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे स्टूडेंट्स आंसर। जल्दी से आप देख लीजिएगा कि पहले का आंसर आ है 1943 से, फिर बा है उद्धव, दा है इसका भरतमुनि, चौथे का है आ वसुधा, 5वें का है पूर्व पद, और 6वें का है बाल मनोभावों की। फिर रिक्त स्थान है, पहले में बालकांड भर देना है, दूसरे में सम्मात्रक छंद, तीसरे में उद्दीपन, 15 वर्ष, 8 149 हम पहले ही बता चुके हैं, आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट हम सही जोड़ी को देख लेते हैं। तो सही जोड़ी का देखो, नागार्जुन का आधुनिक कबीर हैं, मेघ बनाए बनठनकर, तो ये मानवीकरण अलंकार हो गया। कहानी के तत्व 6 होते हैं। एहतियात मतलब होता है सावधानी, गले का हार बहुत प्रिय, और प्रिय भील का एक धर्मचक्र का मिला देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका एक शब्द और वाक्य में उत्तर। तो इन्होंने एक वाक्य में उत्तर दे दिए, मैंने वहाँ एक शब्द में बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक वाक्य में लिख दें या शब्द में लिख दें, नंबर आपको मिलने वाले हैं। ये 7 असत्य हैं, आपको देखो दूसरा और तीसरा असत्य है और 5वां असत्य है, बाकी सत्य हैं 3, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे उत्तर आ गया है हमारा, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। तो आपको 2 नंबर का है तो 2 ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। पहला है लक्षण ग्रंथों का निर्माण, रीतिकाल के कवियों ने अपने कर्म के साथ लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी किया है। दूसरा है श्रृंगार प्रियता, तो इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस के प्रति अपनी रुचि दिखाई है, ठीक है, श्रृंगार रस के प्रति ज़्यादा रुचि दिखाई गई है। आंसर 7th देख लेते हैं, सूरदास जी का बताया है इन्होंने। तो रचनाएं आपको लिख देनी है। तो पहली रचना सूरसागर लिख दो, दूसरी साहित्य लहरी लिख दो, या अन्य कोई 2 सही रचनाएं आप लिख सकते हो, ठीक है। तो या तो 2 ये लिख दो, या फिर कोई 2 और भी लिख सकते हो आप, जो आपको मन लिखना है। तो आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। यदि ये 2 लिख दिए आपने तो आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट कला पक्ष, सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में कोमलकांत, पदावली, सरलता और प्रवाह है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग उन्होंने भरपूर मात्रा में किया है। ये आपका आंसर हो गया 7वें नंबर का, ठीक है। अब हम 8वें नंबर का उत्तर देख लेते हैं। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है ना। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए, प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए, राजा का दायित्व तो प्रजा की भलाई करना है। ये आंसर हो जाएगा, आपको 2 में से 2 नंबर मिलने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट हम देख लीजिए, आंसर बताते हैं 9वें नंबर का। तो कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है
क्योंकि इस महीने में प्रकृति सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। ठीक है, पेड़ों पर नए नए पत्ते लटक रहे हैं, चारों ओर फैली हरियाली एवं फूल नई ऊर्जा का संचार करते हैं। अगला हमारा जो उत्तर रहेगा, ये जो उत्तर है वो 10वां है उत्तर। ठीक है, 10वें नंबर का उत्तर है, आपको अच्छे से समझ लेना है। उत्तर है महाकाव्य की विशेषताएं लिखना है इसमें। तो महाकाव्य की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं या निम्नानुसार हैं, ऐसा लिख दें। महाकाव्य नंबर 1 डाल के, महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है और जो इसका महाकाव्य का जो नायक होता है वो उदात्त होता है, उदार चरित्र वाला होता है। ठीक है, ऊंचा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 11वें प्रश्न का उत्तर। तो दोहा छंद, हेडिंग डाल देनी है ब्लैक पेन से आपको, फिर आगे इसमें लिखना है यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है क्योंकि आधे सम और आधा विषम रहता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण आपको लिख देना है। इस दोहे की जगह पे आप कोई सा भी दोहा लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही दोहा लिखो। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। या फिर आप अपने हनुमान चालीसा का भी लिख सकते हो। ठीक है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, या शुरू वाले लिख सकते हो। तो आपको जो भी दोहा याद हो वो आप दोहा लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही दोहा लिखो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12वें क्वेश्चन का आंसर है रेखाचित्र एवं संस्मरण में अंतर। तो रेखाचित्र क्या होता है, इसको लिख देना है 2 पॉइंट, फिर संस्मरण हेडिंग डाल के फिर 2 पॉइंट, या फिर आप कॉलम बनाना चाहें तो एक साइड रेखाचित्र लिख लें, उसके दोनों पॉइंट, और दूसरी साइड संस्मरण लिख लें, उसके दोनों पॉइंट लिख दें। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको रोक करके आप लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 13 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का यहाँ जीवन परिचय, मतलब रचनाएं हैं, या फिर आप कोई अन्य 2 रचनाएं दूसरी जो आपको याद हो वो लिख सकते हो। यहाँ पे 2 दी गई हैं, पतितों के देश में और चिता के फूल, या फिर आपको जो याद हो वो आप लिख सकते हो, ये शब्द नहीं लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाषा शैली इनकी लिखनी है। तो भाषा शैली, राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में ओज है। इनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान का स्वर है। आपने अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली, कथात्मक शैली, विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। ये शैलियों के भी नाम इन्होंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो आपको भी अच्छे से लिख लेना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर है कि मूर्ति पर लगा सरकंडी का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्ति से सूने नहीं हुई है और नेताजी की मूर्ति पर सरकंडी का चश्मा किसी बच्चे ने ही लगाया था। ठीक है, और हमारे देश के युवा और बच्चों में देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है। ठीक है, तो यही युवा और बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर इनके अंदर अपने देश के लिए प्रेम व सम्मान है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। बिल्कुल राइट। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं 15वें क्वेश्चन का आंसर है सुशिर वाद्यों का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य। ठीक है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे सुशिर वाद्यों का शाह कहा गया है, इसलिए उसका नाम शहनाई है। ठीक है, शाह और इसके नाई ने खोज की थी तो शहनाई इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। 16वें क्वेश्चन का आंसर है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको जनश्रुति बोलते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा, कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक होती हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं जिन्हें किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। रंगीन पताकाएं किसी कार्य के शुभारंभ पर फहराई जाती हैं। तो आपने देखा होगा जब अपन कोई कार्यक्रम करते हैं तो छोटे छोटे झंडियां लगा देते हैं, उनको पताकाएं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंसर हम देख लेते हैं। अब 18वें नंबर पे जो गद्यांश है उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, पद्यांश और गद्यांश की। 19वें नंबर पे, तो 20वें नंबर पे आपको वो लिखना है। ठीक है, संवाद। तो अब 21वें नंबर का उत्तर है अपठित गद्यांश का। गद्यांश का उत्तर है इसका शीर्षक रहेगा, शीर्षक मतलब टाइटल बोले इंग्लिश में। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर तुम्हारी विरासत। और इसका दूसरे का उत्तर है स्मृतियों की आहट से हमें नई जिंदगी जीने की सुबह का अनुभव होता है। और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो अपने अनुसार आपको इसकी व्याख्या करके लिख देना है, उसी में से 2-4-5 लाइनें लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या देख लेते हैं बाकी का। तो 22वें नंबर पर एप्लीकेशन है, 23वें नंबर पर निबंध है। तो यदि वो चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में। जय हिंद, वंदे मातरम।